नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। दिल्ली में एक बड़ी ही लड़ाई भारी शुरू हो गई है और वो है दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट पर, जिस पर देश की निगाहें होंगी, क्योंकि मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता अपने तरीके से आंक रही है और देख रही है कि आखिरकार इस सीट पर जो जीत होती है वो कैसे आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति को भी अपने तरीके से बदलेगी। आज दिन भर सोशल मीडिया पर जो लड़ाई हुई वही अपने आप में बताती है कि आने वाले दिनों में जमीन पर किस तरह की लड़ाई होगी। घोषणा हुए कुछ घंटे ही हुए थे कि दोनों तरफ से सोशल मीडिया की जो टीम्स होती हैं वो अपने अपने औजार लेकर कूद पड़े मैदान में और एक आंकड़े के अनुसार करीब 1 लाख से ज्यादा पोस्ट आज में दोनों पक्ष से किए गए, शेयर किए गए और किसी में कुछ बातें कही जा रही थी। पुराने क्लिप्स कन्हैया कुमार के भाषणों के निकाले जा रहे थे और कहा जा रहा था कि इन्होंने तो देश विरोधी बातें कही हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी और उनके खिलाफ भी कुछ बातें, उनके गानों के क्लिप्स, इस तरह की बातें और 10 साल का क्या हिसाब है, ये तमाम बातें पूछती हुई पोस्ट्स की गई थी और ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है वो ज़बरदस्त लड़ाई होने जा रही है। उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि दोनों की जो शख्सियत है वो केवल इसी चुनाव तक महदूद नहीं रहेगी। जीत और हार इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपको पता है मनोज तिवारी एकमात्र वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिनकी टिकट नहीं काटी इस बार के चुनाव में। बाकी के 6 सांसदों को दोबारा से मौका दिल्ली से लड़ने का नहीं मिला। वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पिछली दफ़ा जीत कर आए थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, सिर्फ मिला तो मनोज तिवारी को। इसीलिए क्योंकि मनोज तिवारी एक ऐसे पूर्वांचली चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उस ज़रूरत को पूरा करते हैं जिसके तहत उसे पूर्वांचलियों का वोट दिल्ली शहर के अंदर चाहिए अगर उसे आम आदमी पार्टी को टक्कर देनी है तो। क्योंकि दिल्ली शहर में अमूमन हर तीसरा व्यक्ति पूर्वांचली है और ऐसे में ज़रूरी है कि कोई बड़ा पूर्वांचली चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास हो। लिहाजा मनोज तिवारी को पहले बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का और अब देखिए उन्हें एक मात्र सीट जो कि रिपीट हो रही है दिल्ली में वो मनोज तिवारी के पास। संभव है कि वो जीतते हैं तो कल को मंत्री भी बन सकते हैं क्योंकि ये तीसरी दफ़ा जीत होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी जीत में बहुत बड़े व्यवधान के तौर पर उम्मीदवारी सामने आ गई है कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार जो कि पिछले चुनाव में सीपीआई के उम्मीदवार के तौर पर बेगूसराय से लड़े थे और गिरिराज सिंह से हार गए थे चुनाव, फिर भी उन्होंने अपने कैंपेनिंग के स्टाइल, जो बातें वो कहते हैं, उन सब बातों के ज़रिए भी राष्ट्रीय ध्यान एक तरह से खींचा था बेगूसराय की तरफ। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और देखते ही देखते राहुल गांधी के अहम सिपह सालारों में से एक हो गए और जो दोनों भारत जोड़ो यात्राएं की राहुल गांधी में, उसमें वो साथ साथ राहुल गांधी के चलते रहे और कहा यही जाता है कि कई दफ़े जो इनपुट्स होते थे कन्हैया कुमार के, ख़ास तौर पर जिस तरह से विपक्ष पर हमला बोलना है, उसमें इस्तेमाल किए जाते थे। और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ही चाहते थे कि दिल्ली से कन्हैया कुमार चुनाव लड़े और आज वो मैदान में हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि कन्हैया कुमार को लेकर केवल एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि भविष्य इसमें कांग्रेस भी देख रही है। उसे ये लगता है कि जो कांग्रेस की रिवाइवल होनी है यहाँ पर, वो दरअसल कन्हैया कुमार के ज़रिए हो सकती है अगर वो सीट जीतने में कामयाब होते हैं। अब जहाँ तक बात करें नॉर्थ ईस्ट सीट की, जहाँ से ये दोनों दिग्गज भिड़ रहे हैं, तो कहा जाता है कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला, और इसीलिए क्योंकि इसमें 10 विधानसभा सीटें आती हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 28% मत जो हैं यहाँ पर वो पूर्वांचलियों के हैं, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग। और ऐसे में जाहिर है कि ये सीट अपने आप में पूर्वांचलियों के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उनके वोट के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन यही वो सीट है, आप जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं जो कि
सबसे ज़्यादा घनत्व की आबादी वाला जो ज़िला है बनाती है इस पूरे इलाके को दिल्ली में। सबसे ज़्यादा लोग इसी इलाके में रहते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो चुनाव को अपने तरीके से प्रभावित करेगा। यहाँ पर जनवरी 2020 के दंगे हुए थे इसी क्षेत्र में, आपको याद होगा, जिसमें 53 लोगों की जानें गई थी। और ऐसे दंगे दशकों से नहीं देखे गए थे दिल्ली में जो उस वक्त देखे गए थे, और उसका व्यापक प्रभाव राजनीतिक रूप से पड़ा है लोगों के ऊपर, कहा यही जाता है। अब वो कितना निर्णित करते हैं, क्या वोटों के ध्रुवीकरण में उस घटना विशेष को लोग ध्यान में रखेंगे, इस बात को बहुत ही शिद्दत से आकलन किया जा रहा है। मुस्लिम आबादी कही जाती है कि 21% के आसपास, 20-21% के आसपास है इस इलाके में, और अच्छी खासी आबादी कही जाती है। लिहाजा कहीं किसी क्षेत्र में अभी से कन्हैया कुमार की लीड बनती दिखाई पड़ रही है, कहीं किसी क्षेत्र में दूसरी तरफ मनोज तिवारी की लीड बनती जा रही है। क्योंकि अगर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भेंट चढ़ा तो जाहिर है कि ये अपने आप में एक ऐसा वोट बैंक बनेगा जो आने वाले दिनों में भी सांप्रदायिक तौर पर वोट करेगा। दिल्ली में अमूमन इस तरह से वोट नहीं होता है। दिल्ली में विकास के मुद्दे पर ज़्यादा वोट होता है, कहा यही जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी के साथ अभी यहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है वो जुड़ा हुआ है, और हमेशा जो वोट है आम आदमी पार्टी को जाता है। लेकिन इस बार तो गठबंधन है, तो जाहिर है कि इसके लाभार्थी कन्हैया कुमार होने जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की जो पृष्ठभूमि है वो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। नेता के रूप में भले ही उतने फेमस अभी तक न हुए हो मनोज तिवारी, लेकिन अभिनेता के तौर पर वो खासे चर्चित हैं। नेता के तौर पर इसलिए कहूँगा क्योंकि 10 साल का उनका अभी तक का नेतृत्व हो चुका है, और जाहिर है कि उनकी तरफ से एक पॉलिटिशियन के रूप में जो छवि बनती है लोगों की, अमूमन उसमें अभिनेताओं को दिक्कतें आती हैं। और अभी भी वो एक अच्छे गायक, सुपरस्टार, भोजपुरी उसी रूप में रिकग्नाइज़ किए जाते हैं। लोग भी उनसे वही उम्मीद करते हैं, बात बात पर चाहते हैं कि वो भोजपुरी गाने गाने लगे, और इस तरह से उनकी एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग उस पूरे इलाके में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, जो कि दिल्ली छात्र संघ, माफ़ करें, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और अपने विशिष्ट वाक्शैली के लिए जाने जाते हैं, बढ़िया बोलते हैं, तो उनको भी सुनना लोगों को अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर जिस तरह से वो प्रश्न उठाते हैं और विपक्ष को घेरते हैं, सामने वाले को घेरते हैं। तो ये दोनों की शख्सियतें जो हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण कि वो जिन विचारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। एक दक्षिणपंथी विचार मनोज तिवारी के साथ, वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट रह चुके हैं कन्हैया कुमार, और कम्युनिस्ट कांग्रेस के ज़्यादा करीब आजकल दिखाई पड़ते हैं। सेंट्रिस्ट और कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो दोनों एक तरह से मिल सी गई है, कहते यही हैं। और ऐसे में जाहिर है कि ये लेफ़्ट और राइट की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। अब आज जब चुनाव प्रचार के पहले दिन की शुरुआत हुई तो इसमें यह पाया गया कि मनोज तिवारी कन्हैया कुमार के उस बैकग्राउंड को प्रकाश में लाते हुए दिखाई पड़े जिसमें कि उनके ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग के होने का आरोप लगा था, देश विरोधी बातें कहने का। जेएनयू की उस लड़ाई को याद कीजिए, छात्र संघ वाली, वो लड़ाई में वो बाहरी ताकतों के बारे में बात कर रहे हैं और वो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, देश से आज़ादी की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें उस वक़्त उनके ऊपर आरोप के तौर पर लगाई गई थी। हालांकि सारी बातें निरस्त हो गई और कुछ भी उसमें सच नहीं पाया गया। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आरोप पर एक बार एक सवाल किया गया था संसद में और गृह मंत्री ने जवाब दिया था, गृह मंत्रालय ने, कि ऐसा कोई गैंग नहीं है जिसके बारे में जानकारी है। एक सांसद हैं लद्दाख से, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनकी पत्नी जेएनयू में उस वक्त पढ़ाई कर रही थी जिस वक्त यह घटना घटी थी, और उनका भी यही कहना है कि दरअसल मैं उस दिन वहाँ पर थी और ऐसी कोई बात कन्हैया के ज़ुबान से हमने नहीं सुनी थी जिसमें वो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो रही हो, देश को टुकड़े करने की बात हो रही हो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन एक छवि है जो बार बार कन्हैया कुमार के साथ जोड़ दी जाती है और आज सोशल मीडिया में वो बहुत सुनाई पड़ा। मनोज तिवारी के ज़रिए भी ये बात सुनने को मिली जब उन्होंने ये कहा कि क्या कांग्रेस को कोई और
उम्मीदवार नहीं मिला था। ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि उन्होंने इस तरह के उम्मीदवार को सामने रखा है। दूसरे बीजेपी नेता कहते रहे कि दरअसल शॉर्टेज हो गया है कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार ने भी आज अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद मीडिया से मुखातिब होने के बाद कुछ बातें कही। आज वो नागपुर में थे, दिल्ली पहुंचेंगे तो देखा जाएगा कि क्या बोलते हैं, लेकिन नागपुर से उन्होंने कुछ बातें कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। और उन्होंने कहा कि देखिए, मनोज तिवारी अगर कुछ बोल रहे हैं तो मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, उनकी बात का, क्योंकि जब उनके जो लीडर हैं मोदी जी वही हम पर बोल देते हैं या हम जैसे लोगों के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं, तो फिर वो जैसा बोलेंगे वैसा ही उनके फॉलोअर्स मनोज तिवारी बोलेंगे। तो उन्होंने एक तरह से मनोज तिवारी की बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश नहीं की। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मुझ पर आक्षेप से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि मनोज तिवारी बताएं कि 10 सालों में उन्होंने क्षेत्र में किया क्या है। उस क्षेत्र की बहुत सी ज़रूरतें हैं और जनता उनसे जवाब मांगेगी। यानी कि उन्होंने एक पैटर्न सेट कर लिया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। उस क्षेत्र की समस्याओं को सबसे पहले वो उभारेंगे और पूछेंगे मनोज तिवारी से कि इन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ। मनोज तिवारी का कहना है कि 14,000 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में फ्लाईओवर बना है, इस पूरे क्षेत्र में रिवर फ्रंट की तैयारी है और ऐसे में बहुत से विकास के कार्य हुए हैं जो कि देखना पड़ेगा। पर आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का ऐसा इलाका है, इतनी घनी आबादी वाला इलाका, कि वहाँ पर समस्याएं तो मिलेंगी। स्थानीय मुद्दों पर चाहेंगे, कोशिश करेंगे कन्हैया कि वो चुनाव अपनी बेस करें, लेकिन मोदी जी के चेहरे और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सवाल पर मनोज तिवारी लड़ेंगे। अब ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार पलड़ा किसका भारी होता है, क्योंकि एक अच्छी खासी मशीनरी है मनोज तिवारी की भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र में, तो मनोज तिवारी को उसका लाभ होगा। दूसरा फैक्टर ये भी है कि जब पहली दफ़ा चुनाव लड़े थे मनोज तिवारी तो उन्हें 45% के आसपास मत आए थे और उनके खिलाफ खड़े थे जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर आनंद कुमार और उन्हें जो वोट्स आई थी वो 30% के आसपास आई थी। लेकिन अगली दफ़ा जब मनोज तिवारी यानी कि 2019 में शीला दीक्षित से भिड़े और शीला दीक्षित इतने साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, तो मनोज तिवारी का आंकड़ा बढ़ गया और वोट परसेंटेज जो है वो उनका 53 पहुंच गया, जबकि शीला दीक्षित को बमुश्किल 30% वोट्स आए थे। यानी कि मनोज तिवारी का जो वोट्स का आंकड़ा है वो 53% तक पहुंच चुका है। और ऐसे में क्या कन्हैया कुमार के लिए उनके वोट परसेंटेज को नीचे लाना आसान होगा? हो भी सकता है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो कॉमन वोट बैंक है, पूर्वांचलियों का वोट बैंक है। तो ऐसे में अगर कन्हैया कुमार, जो उनकी शैली है स्थानीय मुद्दों को उठाने की, वो अपनी तरफ लोगों को आकृष्ट करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की ताकत जुड़ेगी। हालांकि पिछली दफ़ा तो जोड़ के भी इतने वोट नहीं आ रहे थे कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाते, लेकिन बहुत फासला नहीं रह जाता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट्स को जोड़ दिया जाए और अपने करिश्मा से वो कुछ वोट तोड़ लेते हैं तो सिचुएशन टाइट कर देंगे वो मनोज तिवारी के लिए। ये भी अपने आप में तय है। लिहाजा आज की तारीख में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन जीतेगा। मनोज तिवारी के लिए जीत उतनी आसान नहीं रह जाएगी जितनी कि 2014 और 2019 में रही थी। पहली तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी इसलिए कि उनके सामने एक कैरिस्मेटिक फिगर के तौर पर कन्हैया कुमार हैं और कन्हैया कुमार अपनी वाक कला के लिए जाने जाते हैं, अपने राजनीति के विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं। तो ख़ास तौर पर ये बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। जहाँ तक सवाल है नॉर्थ ईस्ट सीट का, आगे इस पर क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या कहते हैं आने वाले दिनों में, इन सब पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार ये न्यूज़ वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।